नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकल पीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को आज खंडपीठ में चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया। तो विधानसभा सचिवालय की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि इन कर्मियों की नियुक्ति काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की गई थी। शर्तों के मुताबिक बिना किसी कारण व नोटिस के इनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। इनकी नियुक्तियां विधानसभा सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर की गई है। सिंगल जज ने टर्मिनेशन के अगली तारीख तक रोक लगाई थी। अगली तारीख 19 को है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपील फाइल की थी, अपील पर बहस हुई तो सिंगल जज ने कहा कि वही टर्मिनेशन का जो ऑर्डर है उसको स्टे नहीं किया जाता है। ये कह के उन्होंने टर्मिनेशन जो ऑर्डर स्टे हुआ था सिंगल बेंच का, वो ऑर्डर उन्होंने वेकेट कर दिया कि जो लोग आर्टिकल 14 का बहाना लेके यहाँ पे आ रहे हैं वो खुद आर्टिकल 14 उन्होंने कंप्लाई नहीं किया। विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने एनसीईआरटी गठन का विधानसभा से 228 पद निरस्त कर दिए हैं, जिसके बाद नौकरी से निकले गए लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। जब हाईकोर्ट के संज्ञान में यह मामला आया तो न्यायालय ने सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सिंगल बेंच से हटकर इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। जहां अब विधानसभा अध्यक्ष पहले फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी साफ तौर पर कहा है कि तदर्थ नियुक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि वह लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी करते हैं तो भी सरकार का यह फैसला अटल रहने वाला है। डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको याद है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए, वह आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई ये 228 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधी अधूरी बताया है। साथ ही कहा कि राज्य की पहली विधानसभा से जांच होनी चाहिए। यही नहीं, इस कार्रवाई से जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी लगवाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा में गए हुए सदस्य महोदय, मेयर महोदय, आरएसएस के बड़े अधिकारी जन और मुख्यमंत्री के पीआरओ जिनने अपने परिजनों की नौकरी लगाई है, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या माफी मांगेंगे? क्या गोविंद सिंह कुंजवाल जैसा बड़ा हृदय दिखा सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि मैंने गलती की और उसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ? क्या ये साहस आरएसएस के लोग, क्या ये साहस बीजेपी के ये बड़े लोग दिखा सकते? वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 चिंतन शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू भी चिंतन शिविर में मौजूद रहे। चिंतन शिविर के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में खेती और बागवानी को बंदर
कर काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे अधिकांश लोग खेती बागवानी में कम रुचि ले रहे हैं और इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन भी हो रहा है। इस दिशा में विशेष ध्यान की जरूरत है। इसके लिए संबंधित विभागों को भी वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने होंगे। सीएम धामी ने कहा कि वन विभाग, कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मसूरी में चिंतन के तीसरे दिन विभागों ने भविष्य के रोड मैप को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए डेस्टिनेशन अगले 5 वर्षों में चयनित एवं विकसित किए जाएंगे। आयुष विभाग ने बताया कि उत्तराखंड को आयुष और योग का हब बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सबको कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहां ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। अनेकों ऐसे कार्य जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आम आदमी के जीवन में खुशियाँ लाने का काम करेंगे, उनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। उसी की हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिबद्धता की, उसी पर चिंतन किया है और 3 दिन के चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाववान। वहीं मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत योग शिविर से हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्य सचिव वैएस संधू और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने योग किया। अकादमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों के द्वारा सभी के योग विभिन्न आसन कराए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अधिकारियों ने योग के आसनों का अभ्यास किया। वहीं योग क्लास से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में मॉर्निंग वॉक करते हुए अकादमी गेट तक पहुंचे। सीएम धामी ने अकादमी गेट पर तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का हालचाल पूछा। तो आईटीबीपी जवानों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी और देखिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कल आखिरी दिन था चिंतन शिविर का और इस दौरान जो आखिरी दिन की शुरुआत है वो योग दिवस के तौर पर शुरू की गई। योग कराकर, आसन कराकर इस पूरे चिंतन शिविर का शुरुआत हुई है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब मसूरी में इस चिंतन शिविर में जहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात थे वहां उनका हालचाल लेते हुए राजधानी देहरादून में गुरुवार को दर्जनों निवेशकों और उद्योगपतियों के ठिकानों पर आयकर के छापे पड़े। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता प्रदर्श, नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल और भू माफिया मितिन गुप्ता के ठिकानों पर घरों पर छापा पड़ा। देहरादून में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई हुई। विभागीय अधिकारियों ने छापे के बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया।
राजधानी देहरादून ऋषिकेश में कई नामी प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों के यहाँ आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने रेड की कार्रवाई शुरू कर दी है। और हमारी जानकारी ये है कि ये आयकर विभाग की प्रवर्तन विभाग की टीमें हैं जो प्रवर्तन विंग को देखती हैं। इस वक्त मैं देहरादून के एमजे होटल के बाहर हूँ और ये एमजे होटल मंजीत जौहर का बताया जाता है। मंजीत जौहर के ऋषिकेश की संपत्तियों पर भी इस वक्त जांच की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जा रही है और होटल में इस वक्त पुलिस रिसेप्शन पर मौजूद है जो कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात की गई है। अगर पूरी कार्रवाई की बात करें तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीमों ने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर में कार्रवाई की है। आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मटपाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। राज लुम्बा जो मंजीत जौहर के पार्टनर भी बताए जाते हैं, उनके साथ ही मेहता ब्रदर्स, एक भाटिया ब्रदर्स, नवीन कुमार मित्तल जैसे नामों की भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा एक गुप्ता ब्रदर्स की भी चर्चाएं हैं जहां पर इनकम टैक्स की टीमें रेड की कार्रवाई कर रही हैं। देहरादून में भी इन लोगों के कई होटल व बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। इससे पहले कैनाल रोड पर भी इनकी एक बड़ी ज़मीन पर विवाद हुआ था जिस पर एमडीडी और सरकार ने रोक लगाई थी। बहरहाल ये कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की उम्मीद है। इसके बाद ही और फाइन डिटेल सामने आ सकेंगी। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो वही उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि शुरुआत में 7 मदरसों में मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। पहले चरण में देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2 मदरसों और नैनीताल जिले के 1 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने के लिए चुना गया है। इसके बाद इस व्यवस्था को अन्य मदरसों पर भी लागू किया जाएगा। 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 7 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे, जिनके अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड लागू करेंगे और उसके बाद वो मॉडर्न मदरसे होंगे, वो मॉडर्न मदरसे होंगे और उन मॉडर्न मदरसे की तालीम भी मॉडर्न होगी। हमने कहा है कि फजर की नमाज के बाद से 8 बजे तक सामान्य मदरसे की तरह चलेंगे, 8 बजे से 2 बजे तक वो सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी की बुक्स को लागू किया जाएगा, जहां उत्तराखंड बोर्ड में उन्हें रजिस्टर्ड कराया जाएगा और बहुत ईमानदारी के साथ सामान्य बच्चे भी, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समाजों के बच्चे भी उस मदरसे के स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर गठित कमेटी ने अल्मोड़ा के विकास भवन में नागरिकों के साथ बैठक की है, जिसमें विशेषज्ञ समिति की ओर से उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। बैठक में अल्मोड़ा के स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम संगठनों और स्थानीय लोगों ने एक्ट निर्माण को लेकर अपनी राय दी। ये विषय ऐसा है, व्यक्तिगत नागरिकों को नियंत्रित करने वाले कानून हर व्यक्ति को, हर परिवार को कहीं न कहीं स्पर्श करता है। इसलिए समिति ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर कोने में जाकर लोगों के विचार आमंत्रित किए जाएं। इसी कड़ी में समिति के सदस्य अल्मोड़ा में आए हुए हैं। आप लोगों को ये भी बता दें कि लिखित रूप में सभी लोगों के सुझाव मांगे गए थे। हजारों की संख्या में, बल्कि मैं 2.25 लाख से अधिक कागज तो हम लोग गिनती कर चुके हैं। इतने कागज हमारे ऑफिस में आ चुके हैं। तो समिति सभी लोगों के विचार जान रही है। विचार जानने के बाद उस पर मंथन करेगी और तत्पश्चात ही अपनी संस्तुतियां सरकार को पेश करेगी। वहीं केदार भंडारी गुमशुदगी मामले में की जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। गढ़वाल डीआईजी के एस नंग्याल को इसकी जांच सौंपी गई है। हालांकि जांच दोबारा शुरू होने के बाद भी अभी तक इस मामले में कुछ निकलकर सामने नहीं आया है, जिससे परिजनों में गुस्सा भी है। नाराज परिजनों ने गुरुवार को देहरादून के गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया। केदार भंडारी के परिजनों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना देते हुए सरकार के लापता केदार भंडारी की मांग को लेकर उठाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी के पद से हटाने की मांग की है।
तत्परता पुलिस 3 महीने 2 दिन हो गए, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बोला उस दिन बोला 22 को, उन्होंने 1-2 दिन रुक जाओ, 1-2 दिन में पानी कम हो जाएगी, बॉडी ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये बोला। आज 3 महीने 2 दिन अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, इसमें कुछ नहीं बोल रहे। जो बच्चे बोलने वाले थे वो सबूत भी मिटा दिए उन्होंने। मुख्यमंत्री से मिले, वो लेटर दिया पुलिस, ये उसको कहीं पुलिस ने उसको मार के डाल दिया होगा, कहीं गड्ढे में डाल दिया होगा, या कहीं उनको कहीं किसी होटल पे भी बेच दिया होगा, यही लग रहा हो। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया। हम चाहते हैं केदार भंडारी जी को न्याय मिले, उनके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। और जब मैं पीसीसी पहुंचा तो पता चला कि केदार भंडारी जी के माता पिता दोनों धरने में बैठे हुए हैं और पुलिस उनको उठाने की कोशिश कर रही। जैसे मुझे सूचना मिली, मैं अपने जो साथी पीसीसी में थे उनको लेके यहाँ आया और पुलिस को हमने कहा कि भाई शांतिप्रिय वो बैठे हैं, अपने बेटे के लिए वो मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत कर रहे हैं? कोई ना तो वो कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना ही कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्यों उनको उठा रहे हैं? जितनी तत्परता पुलिस इस समय इनके माँ बाप को उठाने के लिए करी, गरीब कमज़ोर लोगों को, उतनी तत्परता अगर वो दिखाते तो अंकिता को न्याय मिलता, उतनी तत्परता दिखाते तो केदार के संग इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। क्या इस राज्य में चल रहा है? धामी जी को सख्त कदम उठाने चाहिए और डीजीपी को हटाकर कानून व्यवस्था को ठीक करने की ओर को एक कदम उठाना चाहिए। देहरादून में डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों की नेतागिरी पर प्राचार्य ने रोक लगा दी। कांग्रेस, भाजपा और एबीवीपी जैसे संगठनों और धार्मिक संगठनों से जुड़े शिक्षकों को 26 नवंबर तक इस्तीफा देना होगा। साथ ही कॉलेज में यह घोषणा पत्र जमा कराना होगा कि वह किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन से नहीं जुड़े हैं। प्रदेश के मुख्य धारा की राजनीति हो या फिर छात्र राजनीति, डीएवी कॉलेज की सहभागिता दोनों में रहती है। और एक और जहां कॉलेज से पास आउट छात्रों ने मुख्य धारा तक की राजनीति में नए आयाम छुए हैं, तो वहीं कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने विधानसभा तक के चुनाव लड़े हैं। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र भसीन खुद बीजेपी में पदाधिकारी रह चुके हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि इस आदेश के बाद अगर कोई भी शिक्षक किसी भी संगठन में सक्रिय पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो वर्ड कि उनको भड़का रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, ना मैं ऐसा कहूँगा किसी बारे में भी। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस होगा कि कोई टीचर हमें भड़का रहे है तो मैं कहूँगा। जब मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो भड़का रहे हैं, सुनी सुनाई बात पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने सिर्फ इतना उनसे जरूर बोला है कि जो लेटर इशू किया गया है वो प्रबंध तंत्र की सहमति से किया गया है, उनके आदेश से किया गया है, इसका सबको पालन करना है। वहीं पौड़ी के निसरी गांव में मासूम पर हमला कर उससे मौत का घाट उतारने वाले गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर दिया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम गुलदार को लेकर पौड़ी रेंज नागदेव कार्यालय पहुंची, जहां से गुलदार को रेस्क्यू कर सेंटर भेज दिया गया है। इस गढ़वाल वन प्रभार के पौड़ी रेंज के अंतर्गत पाबू ब्लॉक के निसरी गाँव में बीते मंगलवार की शाम को गुलदार ने रविंद्र सिंह के 5 साल के बेटे पीयूष पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई और जिससे निसरी समेत पास के क्षेत्रों में ग्रामीण गुलदार की दहशत में थे। यहां तक लोग शाम होने से पहले ही अपने घरों में दुबक जा रहे थे। घटना के बाद भी वन विभाग की टीम ने गांव के समीप ही 2 पिंजरे लगाए, साथ ही क्षेत्र में 6 गश्ती टीमों को भी तैनात किया। पौड़ी रेंज के अधिकारी ललित मोहन नेगी ने बताया कि निसरी गांव के पास लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है। गुलदार के कैद होते ही लोगों में उसे लेकर काफी आक्रोश था। वन विभाग की टीम ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर गुलदार को सही सलामत रेंज कार्यालय पहुंचाया। पूरा स्टाफ हमारे पूरी रात भर चौक से करता रहा। वो 2-3 बार आया, एक बार 12 बजे आया, एक बार 2:30 बजे आया, उसके बाद जो है 5 बजे बाद जो है पिंजरे के बाहर में रहा हो। ठीक 6:15 या 6 बजे के करीब वो पिंजरे के अंदर घुसा। उसके बाद तत्काल हमने उसको रेस्क्यू करके रेंज ऑफिस में लिया। अब इसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उस स्तर से जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूरा लक्सर कोतवाली पुलिस ने 3 बाइक का चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की कई 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि लक्सर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा था और इसी अभियान के तहत लक्सर कोतवाली पुलिस टीम ने गुरुवार को चेकिंग के दौरान सुल्तानपुर गांव स्थित बेगम पुल के पास से 3 आरोपियों को पकड़ा है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बाइक चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की। इनके कब्जे
कब्जे से पुलिस ने आज चोरी की 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बरामद मोटरसाइकिलों को आरोपी ने लक्सर पथरी और ज्वालापुर के आसपास इलाकों में चोरी की थी। किसानों की समस्या और संगठन के विस्तार को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट की ओर से रुड़की के रामपुर चुंगी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। और इसी मौके पर संजीव तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठित होने का नाम है। भाकियू तोमर किसान हितों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती है। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि आगामी 26 तारीख को देहरादून में संगठन किसान महापंचायत करेगा, जो किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन तोमर का यहाँ रुड़की में एक सभा रखी गई है और यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऐलान किया गया है कि 26 तारीख में देहरादून परेड ग्राउंड में हमारी महापंचायत है। किसानों की समस्याओं को लेकर के वहाँ सभी के लिए संबोधित किया गया है और जो हमारे ताली भाई हैं उन्हें संगठन राष्ट्रीय सचिव की आज जिम्मेदारी दी जा रही है। आज यही कारण रहा कि हम रुड़की में आए और सभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, लगभग सैकड़ों से ऊपर यहाँ संगठन की भारतीय किसान तोमर की सदस्यता ने दिलाई गई है और सभी से आह्वान भी किया गया 26 तारीख में दल बल के साथ देहरादून पहुँचे। वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ और अन्य परिवहन से जुड़े संघों ने 25 नवंबर को प्रदेश में कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किए जाने के विरोध में सचिव और आयुक्त परिवहन को उनके कार्यालय में घेराव करने का ऐलान किया है। संघ का कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सभी परिवहन से जुड़े लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। कि हमारी जितने भी उत्तराखंड में यूनियन है, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन, ऑटो रिक्शा, बस यूनियन, सिटी बस यूनियन और टैक्सी मैक्सी जीप, जितने भी यूनियन है, कल हमारा सारा सबका एक पूरा सबका एक साथ जो है हमारा कल परिवहन मुख्यालय में एक घेराव है। परिवहन सचिव का कल हम घेराव करेंगे देहरादून में, डोईवाला में और एक रुद्रपुर में। वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और इन्होंने हमें उस दिन 11 तारीख से आदेश कर दिए कि गाड़ियों की फिटनेस होगी तो वहीं होगी, अन्यथा होगी नहीं। वही कारगिल ग्रांट की मुस्लिम बस्ती के स्थानीय निवासियों द्वारा प्रशासन और भूमाफियाओं के खिलाफ देहरादून गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफिया क्षेत्र के कब्रिस्तान वाली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को अनदेखा कर रहा है और जो लोग इसके विरुद्ध अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी प्रशासन अपना डंडा चला रहा है। जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, वहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन जो लोग वहाँ पर हड़पना चाहते हैं, उनका वहाँ पर निजी स्वार्थ है, क्योंकि उन्होंने आगे कहीं ज़मीन ली है और वो ज़बरदस्ती जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारी 5-6 बीघे ज़मीन कब्जाना चाहते हैं, जिससे उन्हें रास्ता मिल जाए। और वो रास्ता जो अगर उन्हें लेना है तो रास्ता वो किसी से भी ले, मगर किसी की निजी संपत्ति नहीं ले सकते हैं। वो हमारा कब्रिस्तान है, हम उस कब्रिस्तान के लिए बहुत टाइम से लड़ाई कर रहे हैं और ये लोग जो हैं ये भूमाफिया हैं। इनकी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों ने इतनी सारी जो ज़मीन खरीदी है उस ज़मीन की भी जांच होनी चाहिए इन लोगों की। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम के साथ ये लड़ाई है। सचिवालय कॉलोनी के अफसर, सचिवालय के नाम पे कॉलोनी बनाई गई जिसमें सारे पुलिस वाले, IAS PCS से लेकर के प्रशासन के सारे अधिकारी लोग इसमें शामिल हैं। उनके एक हाउसिंग कॉलोनी बन रही है और इसमें इन्होंने दबंगई से जो कब्रिस्तान है कारगिल ग्रांट का, उसको कब्जा लिया है, वहाँ से जबरन रास्ता निकाल लिया है। जब हम लोगों ने विरोध किया, यहाँ पे सारे कॉलोनी वालों ने, जो मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इन्होंने विरोध किया तो बाकायदा, क्योंकि उसमें पुलिस प्रशासन के भी लोग शामिल थे, उन्होंने दबंगई से जो है इन लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया। इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मजबूरन आज उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले हमें यहाँ पर ये प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है और हमारा साफ ऐलान है कि इस तरीके की दबंगई, इस तरीके की गुंडागिर्दी जो हमारे लोक सेवक हैं, जो जन सेवक के आड़ में जो है अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, हमें प्रशासन ने परसों हम लोग गए थे CO के साहब के पास, तो वहाँ ये कहा गया था कि आप दो ही क्यों, मैं और इस्लाम साहब हम दोनों गए थे, तो उन्होंने हमें जांच के लिए पेपर देखने के लिए बुलाया गया था।
तो उन्होंने ये कहा कि आप दो को ही क्यों दिक्कत है, तो इसलिए हमें सारी जनता को सड़कों पे उतरना पड़ा और हमें ये मैसेज देना पड़ा कि हम लोग अपनी जनता, मतलब जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कब्रिस्तान को लेकर के, उसमें मैं अकेली नहीं हूँ या इस्लाम अकेला नहीं है, उसमें पूरी जनता, पूरी कारगी वासी, सारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी मुस्लिम समुदाय आगे आ चुका है। जो लोग चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।